फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग 3 आईट्रेल्स पे चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट वन देखो, ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाउन द लाइन्स 2028, 29, 30 तक। ये ग्रीन स्टील भी सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा इकोनॉमी का। हाँ, चैलेंजेस है। ग्रीन स्टील का मतलब क्या कि हाइड्रोजन आपका ग्रीन होना चाहिए, फिर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, अभी इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइज़र चाहिए आपको। इलेक्ट्रोलाइज़र अभी पूरा दुनिया में उतना बना नहीं है जितना बनना चाहिए, तो इसमें चैलेंजेस समझेंगे। और अभी जो स्टील बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, और इंडिया में जो बनता है तो इससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, वो सभी चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पे। दूसरा देखो, स्टार कैंपेनर स्टेटस का। देखो, कोई भी इलेक्शन के टाइम में मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है, इससे नेगेटिव असर पड़ता है ना सोसाइटी पे। देखो, अभी रिसेंट टाइम में ही पीएम ने भी कुछ भाषण दिया था, तो उसको लेके भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ है, और इस तरह अपोजिशन ने भी बहुत कुछ बोला है, तो इससे कंट्रोवर्सी होता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अब पावर नहीं होना चाहिए क्या कि स्टार कैंपेनर का स्टेटस को वो हटा सके, रिवोक कर सके? तो उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल्स आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये भी। एंड लास्ट वन, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। जानते हो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो मोदी जी ने 2-3 साल पहले एक स्लोगन दिया था, लाइफ के अंदर 2 प्रोग्राम था ना, एक प्रोग्राम इको मार्क और दूसरा प्रोग्राम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, करेक्ट। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है कि यदि आप एफोरेस्टेशन वाला कोई एक्टिविटी करते हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी करते हो, तो आपको ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा और उससे आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा, उस पैसे से फिर आप अच्छा काम करोगे। तो इसमें समझेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में क्या क्या प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्या है, कैसे उससे हम लोग आगे निकलेंगे। तो बहुत ही अच्छे से कंप्रिहेंसिव एडिटोरियल दिया गया है इसमें। चलो लेट्स प्रोसीड। आगे देखो, ग्रीन स्टील, वाइबल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज द रियल चैलेंज। जीएस पेपर 3, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये हिंदू पेपर में आया था स्टूडेंट 5 अप्रैल को, समझ गए ना? हाँ, 2023 लिखा गया है, ये 24 होना चाहिए, गलती से हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2024 है, वो गलती से 23 दे दिया है। वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन स्टील प्लांट वाज ओपन रिसेंटली। देख रहे हो ना, बिल गेट्स, इलेक्ट्रा कंपनी है जिसको प्रमोट किया है बिल गेट्स ने, और अमेजन बैक्ड स्टार्टअप, ठीक है, एक स्टार्टअप है, अमेजन का एक स्टार्टअप है, और बिल गेट्स ने, ये दोनों ने मिलके एक कंपनी को प्रमोट किया। और ये जो इलेक्ट्रा जो कंपनी है, ये क्या कर चुकी है, फर्स्ट स्टील प्रोडक्शन प्लांट को लॉन्च कर चुकी है। बहुत बड़ी बात है कि स्टील प्लांट, वो भी कौन सा स्टील प्लांट, ग्रीन स्टील प्लांट, ठीक है, वही रिन्यूएबल एनर्जी से रहेगा ये, यानी कि ग्रीन स्टील प्लांट पहली बार कोई लॉन्च किया है कंपनी। तो आस्ते आस्ते दूसरे कंट्री में भी जाएगा मैसेज कि यस, हमें ग्रीन स्टील की तरफ मूव करना चाहिए। देखो, जो भी चीज़ ग्रीन हो ज़्यादा बेटर है। रिन्यूएबल एनर्जी, कोल बेस्ड पावर नहीं होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का होगा। रिन्यूएबल एनर्जी जितना हम लोग आगे बढ़ाएंगे उतना बेटर है। कोयला को जलाओगे तो बहुत गंदगी निकलता है कोयला से। अभी देखो, नॉर्मली अभी जो स्टील प्रोडक्शन होता है तो उसमें कोयला बहुत ज़्यादा एमिट होता है। जहाँ तक सवाल है इंडिया में, तो इंडिया में और ज़्यादा एमिट हो रहा है। बाहर में बहुत कम तो नहीं कहेंगे, बाहर में कम होता है, कार्बन फुटप्रिंट निकलता है, बट इंडिया में कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। तो देखो, इलेक्ट्रा जो कंपनी जो बिल गेट्स का है, अमेजन बैक्ड स्टार्टअप, ये दोनों ने मिलके एक इस तरह का लॉन्च किया है, समझे, ग्रीन स्टील प्लांट यूनाइटेड स्टेट्स में। नंबर 2 देखो, इससे क्या होगा कि जीरो एमिशन होगा, यानी कुछ भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल जो मेथड है, अब मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा कि कैसे अभी स्टील बनता है इंडिया में या वर्ल्ड में। जो ट्रेडिशनल जो तरीका है, अभी का जो तरीका है, उससे बहुत ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है स्टूडेंट्स लोग, समझे, बहुत ही ज़्यादा निकलता है। इसलिए ये एक तरह से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है इलेक्ट्रा ने, और आने वाले समय में बाकी देश भी इसको एमुलेट करेगा, बाकी देश भी इस चीज़ को कॉपी करने वाला है। तो देखते हैं फर्स्ट वन। तो इंडिया में क्या है, मतलब इंडिया में इसको लेके क्या अभी तक काम हुआ है? तो 13 टास्क फोर्स तो पहले ही बन चुका था 2023 में ही, मार्च 2023 में। टास्क फोर्स का मतलब क्या है कि मतलब एक डेडिकेटेड टीम बनाना है कि देखो इस पे काम करना है, दैट्स कॉल्ड टास्क फोर्स। तो 13 टास्क फोर्स तो पहले ही बन चुका है, और अभी हाल फिलहाल में एक 14th टास्क फोर्स भी बना है। तो ओवरऑल क्या कहोगे, 14 टास्क फोर्स बन चुका है।
मतलब ये देखना समझना कि क्या स्टील को स्विच किया जा सकता है ग्रीन स्टील में, तो इसके लिए पहले ही बन चुका है। देखो यहाँ मार्च 2023 में गवर्नमेंट ने 13 टास्क फोर्स को अप्रूव किया। अब ये क्या करेगा, ग्रीन स्टील प्रोडक्शन कैसे हो, कैसे सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, कैसे ग्रीन स्टील प्रोडक्शन पे काम हो, क्या उसका टेक्नोलॉजी होना चाहिए, क्या उसका रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो इसको लेके भारत सरकार ने 1 साल पहले ही 13 टास्क फोर्स बना दिया था। अभी रिसेंटली देखो 14th टास्क फोर्स बना है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कहा कि कैसे हम बायोचार का यूज़ करें स्टील प्रोडक्शन के लिए। बायोचार पता है ना तुम लोग को? बायोचार का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका एग्रीकल्चर का जो वेस्ट मटेरियल्स, हाँ जैसे स्टबल सब है, उससे कैसे हम बनाएं, मतलब उससे कैसे एनर्जी डिराइव करें, डेट्स कॉल्ड बायोचार। और जानते हो कि बायोचार एज अ फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ होता है ना। जिस प्लांट में डालोगे तो उस प्लांट का रिटेंटिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, उस प्लांट में एरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। तो जो 14th टास्क फोर्स बना उसमें बात यही था कि बायोचार बनाया जाए और बायोचार का यूज़ किया जाए स्टील मेकिंग के लिए। आया समझ में? तो इंडिया भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया बैठा हुआ है। तो क्या प्रॉब्लम है इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग? अभी जो स्टील मैन्युफैक्चर होता है, जो तौर तरीका है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है? तो देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि अभी जो ट्रेडिशनल तरीके अभी जो बनता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इमिट होता है, समझे? देखो सिंपल बात है, आयरन ओर लो, स्टील किससे बनता है? आयरन से ही बनता है ना स्टील। आयरन ओर लो, आयरन ओर का मतलब क्या है? आयरन ऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन होंगे। आयरन ओर का मतलब आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड को तुमको रिड्यूस करना है, रिडक्शन करना है, और तुम यूज़ करे कोक का। कोक का मतलब होता है कोयला। जब कोयला यूज़ करो ब्लास्ट फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस क्या है? एक तुम्हारा है ना, एक कह सकते हो एक एपरेटस है। ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है तुम्हारा आयरन ओर और कोक मिक्स किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा आयरन ओर जो है, यानी कि आयरन जो ऑक्साइड है वो आयरन बन के निकलेगा। जो आयरन बन के निकलेगा उसी को बोलेंगे पिग आयरन। अब फिर पिग आयरन फिर दूसरे प्रोसेस जाएगा, तब फिर स्टील बनेगा। मतलब जब पिग आयरन बनता है तो जो आयरन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन तुम्हारा फिर कोक के साथ मिक्स होगा। कोक के साथ मिक्स होने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होना, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा केमिकल रिएक्शन से। तो ये समस्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर वही आयरन ओर प्लस कोल इज इक्वल टू आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए ना? सेकंड में लिखा गया है ना, ये बिल्कुल वही सब चीज़ वहाँ पे बताया गया है। तो देखो इससे क्या होता है कि सबसे पहला हमारा काम होता है कि कैसे हम आयरन ओर को, आयरन ओर का मतलब कैसे आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करें। इसी के लिए हम कोक का यूज़ करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में आप कोक यूज़ करते हो, कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हो। बट क्या होता है, आफ्टर ऑल आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, समझ गए ना? हाँ, जब आपका पिग आयरन बना, यानी कि आयरन तैयार हुआ, बट आयरन से फिर आप स्टील बनाओगे तो उसमें उतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है जितना आपका शुरुआत में होता है। यानी कि आयरन ऑक्साइड से आयरन बनाने में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब फिर आयरन जब बन गया तो आयरन से स्टील बनाने में उतना ज़्यादा आपका कार्बन एमिट नहीं होता है। समझ में आ रहा नहीं ये चीज़? तो देखो अभी ओवरऑल कहोगे पूरा दुनिया में विद्यार्थी लोग, तो पूरा दुनिया में जो स्टील बन रहा है, स्टील की वजह से 8% एनुअल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि शिपिंग इंडस्ट्री 2 से 3% होता है, एयरलाइन इंडस्ट्री 2 से 3% हो रहा है। स्टील इंडस्ट्री देखो पूरा दुनिया में 8% कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है। सोचो कितना ज़्यादा है। यदि और भी इसका और भी प्रोसेस देखें हम कि जो इसका इनपुट जो दे रहे हैं, इनपुट भी देने के चक्कर में तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज हुआ, तो टोटल ओवरऑल कह दोगे तो 10% हो जाएगा ये। तो इसका मतलब बहुत ही कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस है स्टील बनाना, अभी जो ट्रेडिशनल स्टाइल है। तो हर कंट्री सोचेगा, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हिसाब से हर कंट्री सोचेगा स्टूडेंट कि किसी तरह कार्बन जो इमिट हो रहा है किसी तरह उसको रिड्यूस किया जाए। नए मेथड्स हो तो इलेक्ट्रा यही कर रहा है। इलेक्ट्रा क्या कर रहा है, तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी से स्टील बनाने का बात कर रहा है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना हो। आया समझ में ना? ये आगे देखो, तो वाई डू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री इज अ वाइटल फॉर इंडिया के लिए क्यों वाइटल है, इंडिया के लिए क्यों जरूरी है ग्रीन स्टील सब? तो इंडिया के लिए तो और ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट। देखो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो स्टील बनाता है वो चाइना है। 50% शेयर है स्टूडेंट चाइना का अलोन एज अ कंट्री। 50% जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है वर्ल्ड में वो चाइना में ही होता है, मोर देन 50%, 51-52% है। इंडिया कितना है? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट इंडिया बहुत पीछे है।
वही 6% है इंडिया में। कहाँ चाइना 50% से ज़्यादा स्टील बनाता है और इंडिया कितना बनाता है, 6% बनाता है। इंडिया में जो तौर तरीका है, इंडिया का तौर तरीका और ट्रेडिशनल है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, इंडिया में देखो, इंडिया में तुमको बनाना है, तुमको 1 टन, हाँ तुमको ये बनाना है, मान लो कि स्टील बनाना है, तो तुम्हारा देखो लिखा गया ना, इन इंडिया एज पर द ऑफिशियल डेटा डोमेस्टिक स्टील सेक्टर अकाउंट्स पर 12% ऑफ इंडियाज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यानी कि वर्ल्ड में कितना 8% कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, इंडिया में स्टील प्लांट 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस में। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब इंडिया का जो मेथड है स्टील बनाने का वो और पोल्यूटेड मेथड है, समझे। अब देखो इसमें इंडिया कितना है कि 1 टन स्टील प्रोड्यूस करना है आपको। दुनिया में यदि 1 टन ऑफ स्टील बनाना होता है तो 1.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। इंडिया में कितना हो रहा है, 2.5 टन हो रहा है प्रोड्यूस। तो बताओ, तो इंडिया का जो तौर तरीका है और प्रिमिटिव है और पुराना है, टेक्नोलॉजी ठीक से यूज़ नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रहा है। इसलिए इंडिया को सोचना पड़ेगा, इसलिए इंडिया को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए यही कारण है कि 1 साल पहले ये 13 टास्क फोर्स बनाए गए थे मोदी जी के द्वारा, और अभी भी बनाया गया 14 टास्क फोर्स। और उसमें क्या कहा गया कि बायोचार का भी यूज़ करो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज ना हो। आ रहा है समझ में ना? क्योंकि इंडिया में 1 टन स्टील बनाने के वजह से 2.5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि वर्ल्ड का क्या है एवरेज, वर्ल्ड का 1.9 टन से। तो इंडिया ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को 1 टन ऑफ स्टील बनाने में। आ रहा है समझ में ना? तो देखो करेंट तरीका क्या है, अभी कैसे बनता है। तो अभी जैसे कि मैंने कहा है कि ब्लास्ट फर्नेस, हाँ ब्लास्ट फर्नेस क्या है, तुम्हारा एपरेटस एक वो है, एक कह सकते हो डिवाइस, उसके अंदर डाला जाता है आयरन ओर को। आयरन ओर को डालने का मतलब क्या, आयरन ऑक्साइड को डालना, और यूज़ किया था कोक को। तो कोक कहाँ से यूज़ होगा, इंडिया में कोक मिलता नहीं है, बाहर से लाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया से लाया जाता है कोक, सब इंडोनेशिया से बाहर से लाया जाता है जी। तो आयरन ओर यानी कि आयरन ऑक्साइड को डाला जाता है, कोक के साथ मिक्स किया जाता है। तो देखो उससे बहुत ही ह्यूज कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है स्टूडेंट, नंबर 1। तो इसी को उसके बाद देखो आयरन बन गया, आयरन बनने के बाद स्टील बनेगा। तो पहला जो प्रोसेस है, पहले ब्लास्ट फर्नेस में डालना, उसका जो सेकंड ब्लास्ट फर्नेस में डाले तो क्या आउटपुट निकला, आयरन निकला, आयरन ऑक्साइड से यानी कि आयरन ओर से आयरन निकला, फिर आयरन स्टील बनेगा। तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस का। तो ये क्या करता है, जो पिग आयरन है, जो आयरन बन के निकला उसको स्टील बनाता है। हाँ, ये लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कार्बन इमिट नहीं होता। मगर पहला वाला प्रोसेस में बीएफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, ब्लास्ट फर्नेस में तो बहुत ज़्यादा निकल गया। ये बात समझे, ये तरीका है बनने का। फ्यूचर में क्या होगा, यदि आज कोई ग्रीन स्टील का बात करें तो ग्रीन स्टील का मतलब क्या होता है, ग्रीन स्टील का मतलब होता है कि अब हम कोक यूज़ नहीं करेंगे, अब हम हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन का भी यूज़ किया जा सकता है आयरन ऑक्साइड में, बात समझे ना। हाँ, बट वो हाइड्रोजन ग्रीन हो तो ज़्यादा बेटर है। वो हाइड्रोजन का सोर्स खुद तुम्हारा क्या हो, ग्रीन हो। हाइड्रोजन का ग्रीन सोर्स का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन देखो वाटर में अवेलेबल है कि नहीं, H2O। तो H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करो, H को अलग करो, O को अलग करो, वो जो एनर्जी लगना चाहिए वो भी तो ग्रीन एनर्जी लगना चाहिए, इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल स्टील में, तो तब क्या हो जाएगा, स्टील भी तुम्हारा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन स्टील हो जाएगा। ये तरीका, बट इसका मेथड अलग होगा। मेथड अलग मतलब क्या, उसमें कोक यूज हो रहा था, इसमें क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन यूज होगा। ग्रीन हाइड्रोजन यूज होगा तभी इसको हम ग्रीन स्टील कहेंगे। देखो यहाँ पे फ्यूचर क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करना, हाँ फजल फ्यूल का यूज़ नहीं करना, यानी कोक का यूज़ नहीं करना। हाँ, जब हाइड्रोजन इमिट होगा तो केवल वाटर ही तो निकलेगा, कि कोई नुकसान नहीं है, बात समझे ना। इफ डैट हाइड्रोजन को यदि हम प्रोड्यूस कर ले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, तो देखो कितना बढ़िया रहेगा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं होगा, तो बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आप ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करो। यहाँ पे आगे देखो, तो थोड़ा सा समझो कि यहाँ पे कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होगा। वहाँ तो हम लोग समझे ट्रेडिशनल स्टाइल कौन सा, BF और तुम्हारा बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, सही बात है ना। यहाँ पे देखो इसका तरीका क्या होगा, तो इसका जो तरीका होगा वो होगा डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि ये डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ आयरन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन यूज़ करते हैं कोक के बदले में। तो जो बना उसमें हम जो आयरन बन रहा था उसको पिग आयरन बोल रहे थे ना, इसमें स्पॉन्ज आयरन कहेंगे। अब उसके बाद स्पॉन्ज आयरन बना तो स्पॉन्ज आयरन फिर दूसरे प्रोसेस के लिए जाए, क्योंकि अभी आयरन है वो स्टील बना नहीं है। सेकंड प्रोसेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का प्रोसेस होगा। उसमें क्या था, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस का प्रोसेस था। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होंगे। इलेक्ट्रोड समझते हो, कैथोड और एनोड होंगे,
और उस हिसाब से स्टील बन के निकल जाएगा। देख रहे हो तरीका कितना अलग है। ट्रेडिशनल तरीका में क्या है, ब्लास्ट फर्नेस और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, सही बात है ना। अब जो होगा टेक्नोलॉजी वाला में क्या होगा ये, हाँ पहले तो हम DRI से क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, आयरन ऑक्साइड को आयरन बनाएंगे, वो आयरन को हम स्पॉन्ज आयरन कहेंगे। आगे प्रोसेस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में डालेंगे और वहाँ से स्टील बन के आ जाएगा। देखो कितना सही तरीका है। हाँ DRI टेक्नोलॉजी का मतलब ही कि हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, समझे। दोनों ही टेक्नोलॉजी रिडक्शन टेक्नोलॉजी, रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस कैसे कर रहे हैं हम लोग, आयरन ऑक्साइड को आयरन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, या तो हाइड्रोजन ऐड होना या ऑक्सीजन घटना, ये ना होता है रिडक्शन का मतलब। रिडक्शन पढ़े हो ना बच्चे लोग केमिस्ट्री में, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड करना या ऑक्सीजन रिड्यूस करना। आगे देखो, तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया है तुम लोग के लिए। ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में क्या अंतर है। तो ग्रे अभी जितने भी है हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, अधिकतर तो ग्रे हाइड्रोजन ही होता है ना, नेचुरल फीड से, नेचुरल गैस फीड से। अब CNG यूज़ कर रहे हो, है ना, CNG यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे मीथेन यूज़ कर रहे हो। जब यूज़ करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इमिट होता है। दूसरा क्या है, ब्लू हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ उसको आपने अंडरग्राउंड बरी कर लिया, तो वो ब्लू हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट नहीं है इसमें। तीसरा वाला क्या है कि अब जो यूज़ कर रहे हो आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से, ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि आप वाटर को पहले डाइसेक्ट कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस से, समझे। इलेक्ट्रोलाइसिस से आप डाइसेक्ट कर रहे हो, है ना, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए। मगर दिक्कत क्या है कि इलेक्ट्रोलाइजर का एबिलिटी ज़्यादा नहीं है, अभी मैसिव लेवल पे नहीं हुआ है वो, अभी फाइनेंशियल वायबिलिटी भी नहीं है इलेक्ट्रोलाइजर बनाना, बात समझे। तो ये तुम्हारा ग्रे हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्लीटेड। आगे देखो, इलेक्शन कमीशन डू नॉट हैव पावर्स टू रिवोक स्टार कैंपेनर स्टेटस। GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये हिंदू पेपर में आया था 23 अप्रैल 2024 को। मामला देखो, मामला क्या है, देखो ये क्या होता है स्टार कैंपेनर्स। तो स्टार कैंपेनर एक्चुअली जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उसी को स्टार कैंपेनर्स कहा जाता है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डायरेक्ट लिखा नहीं गया है कि स्टार कैंपेनर वर्ड लिखा नहीं गया है, वहाँ पे सिंपल लिखा गया कि लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसी को हम लोग मान कर चलते कि स्टार कैंपेनर होता है। स्टार कैंपेनर क्या कि जो भाषण दे इलेक्शन के टाइम में, जो कैंडिडेट भी है और वो भाषण दे रहा है। हाँ, कई बार स्टार कैंपेनर ऐसा भी हो सकता है कि जो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, दूसरे कैंडिडेट के लिए लड़ रहा है, तो उसमें उस समय नियम दूसरा हो जाएगा। तो सेक्शन 77 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ एक्ट का 1951 का उसमें है कि कोई भी स्टार कैंपेनर यानी कि कोई भी लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेंडिचर किस हिसाब से देखा जाएगा। देखो बच्चे लोग, इससे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि जब इलेक्शन होता है लोकसभा और विधानसभा का, तो कैंडिडेट के ऊपर कैप है, कैंडिडेट इतना ही खर्च कर सकता है, मगर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई कैप नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कितना भी खर्च कर सकते हैं, जैसे BJP हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सब पॉलिटिकल पार्टी है, समझे। और जो कैंडिडेट है, जैसे मोदी जी हो गए, गिरिराज सिंह हो, ये कैंडिडेट है, तो गिरिराज सिंह के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि तुम इतना ही खर्च कर सकते हो। मगर जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बीजेपी कितना ही पैसा खर्च कर सकता है। यही तो सबसे बड़ा लकूना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इलेक्शन के टाइम में। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। अब इसमें क्या है कि कोई भी स्टार कैंपेनर हो, कोई भी लीडर से, कोई भी पार्टी का, चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे स्टेट पार्टी का है, जब वो कैंपेनिंग कर रहा है तो उसका एक्सपेंडिचर पार्टी देखेगा, कैंडिडेट नहीं देखेगा। व्हाट डज इट मीन, पैसा पूरी तरीके से उतार देगा फिर पार्टी स्टार कैंपेनर्स को प्रचार करने के लिए। और अभी मुद्दा ये उठ रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर नहीं होना चाहिए क्या कि रिवोक कर दे, यानी कि तुम्हारा अब स्टेटस नहीं रहा स्टार कैंपेनर का, ये बोलने का हिम्मत होना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, मैं ये नहीं है पावर। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन का पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। नेशनल पार्टी बनता है ना, स्टेट पार्टी बनता है, कोई भी पार्टी रजिस्टर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, मगर डी रजिस्टर करने के लिए फिर पावर नहीं है उसका, डी रिकॉग्नाइज करने का पावर ही नहीं है, डी रजिस्टर करने का पावर ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन ऑफ, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास और पावर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, जो लीडर्स है पॉलिटिकल पार्टी का वही स्टार कैंपेनर्स है और वो मेंबर रहेंगे पॉलिटिकल पार्टी के, समझ गए ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या लिखा गया, देखो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, देखो रजिस्टर्ड अलग होता है, रिकॉग्नाइज अलग होता है, ये बात समझ लो। अभी इंडिया में तो 1000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टी होगा, मगर जो रिकॉग्नाइज होगा इसका मतलब क्या, रिकॉग्नाइज पार्टी या तो वो तुम्हारा नेशनल पार्टी होगा या स्टेट पार्टी होगा,
हाँ, उसका जिसका सिंबल होगा, सही बात है। तो जो रिकॉग्नाइज पार्टी होगा उसी को स्टार कैंपेनर का स्टेटस मिलता है, समझे? चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे स्टेट पार्टी हो, खाली आप रजिस्टर कर दोगे तो आपको कोई स्टार कैंपेनर का स्टेटस नहीं मिलेगा। देखो क्या लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये लिखा गया है कि जो रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी हो, चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे स्टेट पार्टी हो, समझे, वो 40 स्टार कैंपेनर को वो कर सकता है, मैक्सिमम अपॉइंट कर सकता है। मैं जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी है वो 20 तक कर सकता है। अच्छा, मैंने गलती से बोल दिया कि नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, वो 20 तक कर सकता है। मैं जो रिकॉग्नाइज है, जो नेशनल पार्टी है, जो स्टेट पार्टी, वो मैक्सिमम कितना स्टार कैंपेनर कर सकता है? 40 कर सकता है। मैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज मतलब क्या है? जो रजिस्टर्ड है, मैं वो स्टेट पार्टी नहीं है, वो नेशनल पार्टी नहीं, वो मैक्सिमम 20 तक स्टार कैंपेनर को ले सकता है। बात समझे? और कौन स्टार कैंपेनर बनेगा उसका नाम आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपना पड़ेगा। अब मान लो कि उसके बदले में दूसरा कोई आ गया तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां पे पनिश कर सकती है। आ रहा है समझ में ना? तो ये स्टार कैंपेनर्स का बात है। अब मुद्दा क्यों आया? क्योंकि देखो भड़काऊ भाषण चल रहा है, इलेक्शन टाइम है, ये कोई भी आकर कुछ भी बोल देता है, तो इसलिए ये इशू आया है। देखो तो क्या बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट, क्या बेनिफिट मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को यदि कोई भी स्टार कैंपेनर बन जाए? तो देखो फायदा ही फायदा है। जब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका तो एक्सपेंडिचर फिक्स है, स्टार कैंपेनर्स का कोई एक्सपेंडिचर फिक्स नहीं है। उसको देखने वाला कौन है? पार्टी देखने वाला है, तो पार्टी तो पूरा पैसा बहा देगा उसके ऊपर। तो कोई भी चाहेगा पार्टी की हमारा ज़्यादा स्टार कैंपेनर हो ताकि हम रेडार में नहीं आ सके, क्योंकि कैंडिडेट के ऊपर लिमिट है, स्टार कैंपेनर के ऊपर लिमिट नहीं है। स्टार कैंपेनर यदि अपने लिए इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके ऊपर कुछ नहीं है, मगर मान लो कि स्टार कैंपेनर दूसरे के लिए यदि प्रचार में उतरा हो तब तो फिर लगेगा, फिर उसका चेक होगा, उस कैंडिडेट के हिसाब से ही उसका काटा जाएगा। जैसे मान लो कि एक्स के लिए कोई एक स्टार कैंपेनर आ गया तो एक्स का फंड से ही कटेगा, इसका भी चेक किया जाएगा उस समय। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, हाँ इसमें वही लिखा है कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट ऑफ सच पार्टी, कहने का मतलब जो स्टार कैंपेनर्स होंगे इसका जो पैसा जो खर्च होगा ये ऊपर से होगा, पॉलिटिकल पार्टी से होगा, कैंडिडेट से नहीं होगा, नंबर 1। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि एक कैंडिडेट के ऊपर, कैंडिडेट में बोला जो स्टार कैंपेनर नहीं है उसके ऊपर बड़ा यदि कोई स्टेट है, मान लो तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा है तो 95 लाख तक वो खर्च कर सकता है कैंडिडेट, और यदि छोटा राज्य हो तो 75 लाख तक खर्च कर सकता है। 70 पैसा बहुत लगता है, करोड़, इससे भी बहुत ज़्यादा 20 करोड़ 30 करोड़ खर्च होता है पैसा, तभी तो कॉमन आदमी नहीं लड़ पाता है लोकसभा में। अरे आदमी को बुलाने के चक्कर में सीट दो, आइसक्रीम दो, ये दो वो दो, कितना पैसा खर्च होता है, और एक दिन पहले बांटना भी तो है बहुत कुछ, तो पैसा तो बोरा भर के जाता है। अब ऐसा आदमी को तुम वोट दे दोगे, फिर वो आएगा तो फिर सबसे पहले करप्शन ही करेगा ना वो आदमी, ताकि फिर बाद में निकाल के फिर दे सके तुम लोग को। प्रॉब्लम ये है इलेक्शन में, तो इतना तक अलाउड है, मर जानते हो। हाँ, स्टार कैंपेनर का ऐसा कुछ नहीं है, स्टार कैंपेनर का ऊपर से पॉलिटिकल पार्टी देखता है। मगर यहाँ पे वही नीचे लिखा गया है उसमें ब्लैक कलर में कि यदि मान लो कि स्टार कैंपेनर लड़ नहीं रहा है, दूसरे कैंडिडेट के लिए वोट प्रचार कर रहा है, तो उस समय कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर से उसको कंपनसेट किया जाएगा, उस समय पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। आया समझ? जैसे कई बार होता है ना कि सेलिब्रिटी को बुला लिए, संजय दत्त को बुला लिए, माधुरी दीक्षित को बुला लिए, बड़े बड़े स्टार को बुला लिए, तो फिर कैंडिडेट सब कटेगा उसका, क्योंकि वो तो उसका मेंबर है ही नहीं और वो अपने लिए तो लड़ ही नहीं रहा, समझे? इस केस में आगे देखो, कैन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिवोक स्टार कैंपेनर वंस दे आर अपॉइंटेड? क्या इलेक्शन कमिश्नर रिवोक कर सकता है? क्योंकि जिस हिसाब से हेट स्पीच हो रहा है अभी, कुछ से कुछ बयान दिए जा रहे हैं, तो क्या ये पावर नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि उसको विड्रॉ कर दे उस स्टेटस को? तो ये पावर बिल्कुल भी नहीं है, ये पावर होना चाहिए था। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करता तो कुछ नहीं कर पाता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसके लिए भी स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन होना चाहिए था एज पर द एक्सपर्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब एडवाइजरी जारी करती है, लिखती है, देती है पॉलिटिकल पार्टीज को कि डेकोरम मेंटेन करना, कैंपेन में कोई भी गलत काम मत करना। मर जानते हो फिर भी स्टार जो कैंपेनर है वो कुछ ना कुछ एबीसी वर्ड्स बोल ही देता है, कुछ ना कुछ ये कम्युनल फीलिंग्स दे ही देता है इलेक्टर्स के बीच में, हिंदू मुस्लिम कर ही देता है, उसके बाद में तो हेड स्पीच हो रहा है। बात समझे? 2020 में स्टूडेंट इलेक्शन कमीशन ने 2 स्टार कैंपेनर जो भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का था उसको वो कर दे, बोला कि रिमूव करिए। हाँ, क्योंकि इसने क्या किया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया,
मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार कैंपेनर के स्टेटस को नहीं हटा सकता है। देखो, यदि यह पावर रहता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास तो बढ़िया से स्टेटस रिवोक कर सकता था ना, और एक नज़ीर पेश होता, एग्जाम्पल पेश होता कि अगले वाले को भी नहीं करना है। वो प्रॉब्लम है कि इसलिए कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उतना टूथ ही नहीं है जितना होना चाहिए, उतना पावर ही नहीं है जितना पावर होना चाहिए। आगे देखो, तो मोर पावर्स आर रिक्वायर्ड, इसलिए ज़्यादा पावर चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिस हिसाब से हेड स्पीच हो रहा है अभी इंडिया में इलेक्शन के टाइम में। तो जैसे रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में ये बोला कि पॉलिटिकल पार्टी ही अपॉइंट भी कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है, यानी कि बीजेपी पार्टी ही बोल सकता है कि चलो अब ये स्टार कैंपेनर नहीं रहा हमारा। ये पावर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रहना चाहिए था। देखो, संविधान का जो आर्टिकल है 324, ये क्या कहता है कि पूरा इलेक्शन कमीशन हाईएस्ट अथॉरिटी है, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। तो उस हिसाब से तो होना चाहिए था बिल्कुल। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी वायलेशन कर दे, आचार संहिता लगता है ना स्टूडेंट, अब पता चला उसके बाद भी वायलेशन कर रहा है स्टार कैंपेनर सब, पॉलिटिकल पार्टी सब, लीडर्स सब, तो उसको भी सेंस देना चाहिए था, समझे? उसको भी एक लेजिस्लेशन बैकअप होना चाहिए था, तब जाकर रियल सेंस में जो डेकोरम है इलेक्शन का वो मेंटेन रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे और पावर मिलना चाहिए था। बात समझे? कंप्लीटेड। आगे देखो, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, अप्रहेंशन अबाउट ग्रीन क्रेडिट थ्रू एफोरेस्टेशन, जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हिंदू पेपर में आया था 21 अप्रैल को। देखो मामला क्या है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। मोदी जी 3 साल पहले एक कॉन्सेप्ट दिए थे लाइफ का। लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें 2 प्रोग्राम का बात था। पहला प्रोग्राम क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, और दूसरा कहता है इको मार्क स्कीम। इको मार्क स्कीम का मतलब क्या कि आपका जो प्रोडक्ट हो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, उसके लिए एक मार्क दिया जाएगा। और कौन प्रमोट कर रहा था इसको? CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अलॉन्ग विथ योर BIS, इको मार्क को। मगर हमारा जो विषय रहेगा वो क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में क्या था? कोई भी इंडिविजुअल, तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, वो हर वो काम कर सकता है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को फायदा हो। एफोरेस्टेशन कर सकता है। एफोरेस्टेशन समझते हो ना? प्लांट लगाना, वाटर कंजर्वेशन वाला काम कर सकता है, ऐसा काम कर सकता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम हो, वेस्ट मैनेजमेंट, मैंग्रोव कंजर्वेशन, और उस हिसाब से वो ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। तो ग्रीन क्रेडिट मिलेगा आपको, तो आपको वो ट्रेडेबल है, फिर आप बेच सकते हो, बेच के जो पैसा कमाई होगा फिर उसे आप और बेटर काम करोगे। जैसे मान लो कि मैं प्लांट्स लगा रहा हूँ, मैं वाटर को कंजर्व कर रहा हूँ, तो आके चेक करेगा, चेक करने वाला भी संस्था, देखो ये पता चल जाएगा, ICFRE होगा, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये आके चेक करेगा। इसका अपना ही मेथोलॉजी है, अपना ही तौर तरीका होगा, और उसके बाद ये क्या करेगा? ग्रीन क्रेडिट हमको दे देगा। जैसे मान लो कि हमने 100 फॉरेस्ट लगा दे, 100 प्लांट लगा दिया, वो आगे चेक करेगा कि अच्छा इतना लगाओ, चलो लो इतना ग्रीन क्रेडिट है, लो इतना तुमको पैसा मिला, और वो ग्रीन क्रेडिट सप्लाई बिकेगा मार्केट में, और जो कंपनी है वो खरीद लेगा। कंपनी खरीद के अपना कार्बन इमिट करेगा, उसके पास रहेगा कि लाइसेंस के देखिए इतना हम खरीदे हैं, बात समझे? और पैसा हमको मिल जाएगा, हमारा पैसा मिल जाएगा, हम कुछ वहाँ से खाएंगे भी और कुछ फिर प्लांट्स का काम करेंगे। इससे क्या होगा कि अवेयरनेस फैलेगा इन्वायरमेंट को लेके। ग्रीन क्रेडिट समझ गए ना? ये चीज़ है। आगे देखो, ट्रेडेबल है मगर। रूल्स गवर्निंग अफॉरेस्टेशन, द फर्स्ट ऑफ दिस, क्या रूल्स सब है देखो इसमें। हाँ, फर्स्ट में क्या कि अफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांटिंग ट्रीज, फरवरी 2024 में, अभी हाल फिलहाल में 2 महीना पहले सबसे पहला जो लिया गया था एफोरेस्टेशन को लिया गया था कि प्लांटिंग द ट्रीज। हालांकि इसमें बहुत सारा प्रोविजन है ना, इसमें आपका एयर पोल्यूशन से भी रिलेटेड है ना, वाटर टैंक से भी रिलेटेड है, बहुत सारा चीज़ है ना कि वाटर कैसे कंजर्व करना। मगर जो सबसे पहला जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना वो एफोरेस्टेशन के लिए बना था। इसमें देखो कोई भी कंपनी, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, अब बात समझो यहाँ पे क्या हुआ। क्या ये तो कहोगे कि सर ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कोई एफोरेस्टेशन कर रहा है तो उसको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, उससे तो पुरस्कृत हो रहा है, अच्छी बात है। मैं यहाँ प्रॉब्लम कुछ हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? देखो सिंपल समझो, सरकार का जितना ही फॉरेस्ट है सरकार का ही है ना, स्टेट प्रॉपर्टी है कि नहीं फॉरेस्ट। मान लो कोई बैरन लैंड है, कोई बैड लैंड है,
खराब लैंड है, तो कोई प्राइवेट प्लेयर खरीदा, उसको खरीदना पड़ेगा प्राइवेट प्लेयर को। लेट से 100 एकड़ का ज़मीन है, प्राइवेट प्लेयर ने ले से 100 करोड़ में खरीद लिया, और उसका तो प्लांटेशन करेगा, प्लांटेशन किया, उसका फिर ICFRE वो आके चेक करेगा कि भाई जो प्लांटेशन किए हो इसे कितना तुमको ग्रीन क्रेडिट मिलना चाहिए, तो उसको ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगा। अब ये क्या कर सकता है कि ये ग्रीन क्रेडिट से ये दूसरा जो प्रोजेक्ट है कहीं पे फॉरेस्ट करवा के अपना प्रोजेक्ट ले सकता है और वहाँ पे वो कंपनसेट कर सकता है। अभी तक मैकेनिज्म क्या था, कैंपा फंड था। कैंपा फंड में क्या था कि यदि कोई भी फॉरेस्ट एरिया को आपको डाइवर्ट करना है तो कैंपा फंड में आपको पैसा देना है, और वो पैसा दूसरी जगह पे खर्च होगा फॉरेस्ट बनाने में, प्लांटेशन करने में। मैं यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कंपनसेट हो जा रहा है। कैसे कंपनसेट हो जा रहा है कि उसको बैड लैंड मिला, वहाँ पर उसने प्लांटेशन किया, ग्रीन क्रेडिट मिला, और ग्रीन क्रेडिट से बोलेगा देखो इस इतना ग्रीन क्रेडिट मिला है और वहाँ पे हम माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पे हम वो कर रहे हैं। ये तो आँख में धूल झोंकने वाला चीज़ हो गया। इसे जो कैंपा वाला जो पहले वाला जो चल रहा था व्यवस्था कैंपा फंड, वो और कमज़ोर हो जाएगा। एक तो देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैंपा का कि कैंपा तुम्हारा अंडर यूटिलाइज फंड है, वो ठीक से हो ही नहीं रहा है पैसा, यानी कि जो कॉर्पोरेट है वो और ज़्यादा ही हावी हो जाएंगे इस पर, और फॉरेस्ट और ज़्यादा कट होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट, जब ये बात एक्टिविस्ट लोग उठाया, इन्वायरमेंटिस्ट उठाया, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को आना पड़ा और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि जो वो अभी भी क्लियर नहीं किए हैं। तो यहाँ पे समझो बात क्या है, देखो यहाँ पे समझो, द एक्चुअल ट्री प्लांटिंग वुड बी कैरिड आउट बाय द, हाँ देखो अब क्या ऊपर देखो, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल कुड ऑफर टू पे फॉर एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट इन द स्पेसिफिक ट्रैक्ट्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, यानी कि जो आपका जो खराब वाला बैरन लैंड है वो खरीदेगा, चाहे इंडिविजुअल खरीदे, प्राइवेट खरीदे, कॉर्पोरेट खरीदे, वो खरीदेगा। मैं जो एक्चुअल ट्री यानी कि जो मान लो फॉरेस्ट अच्छा लैंड है तो उसमें तो स्टडी करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ICFRE ये क्या करेगा, जाके चेक करेगा कि जो वेस्ट लैंड जो खरीदे थे तुम, उसमें तुम्हारा जो प्लांटिंग हुआ उसमें कितना ग्रीन क्रेडिट मिलना चाहिए, तो वो दे देगा उसको। अभी तक तो हिंदू रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे तो अभी तक 13 स्टेट्स ने लगभग 11,000 हेक्टेयर जमीन दिया है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट दिया है, खरीदा है उसने, प्राइवेट प्लेयर्स ने खरीदा है वो चीज़ को। बात समझे ना। तो प्रॉब्लम क्या होगा, बाद में ग्रीन क्रेडिट मिलेगा ना तो ये लोग कंपनसेट कर देगा, बोलेगा कि देखो उस जगह पे मेरा प्रोजेक्ट था उसके साथ कंपनसेट हो गया। ये गलत चीज़ ना है जी। और दूसरी बात है, देखो बच्चे लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, अरे बाबू प्लांट और ट्रीज में अंतर होता है, प्लांट और फॉरेस्ट में भी अंतर होता है, और ट्री और फॉरेस्ट में भी अंतर है। फॉरेस्ट जो आपको इकोसिस्टम का जो सर्विस दे सकता है वो आपका 1-2 ट्री लगाने से और मोनोकल्चर क्रॉप्स मोनोकल्चर प्लांट लगाने से नहीं होगा। फॉरेस्ट में आपको डाइवर्सिटी मिलता है। अब तुम फॉरेस्ट को काट के तुम ये लगा रहे हो तो इससे कितना इकोसिस्टम सर्विस होगा, नहीं होगा। फॉरेस्ट इज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, उससे बड़ा कोई कम्युनिटी ही नहीं है, सबसे बड़ा कम्युनिटी होता है फॉरेस्ट, चाहे वो प्राइमरी सक्सेशन का हो चाहे सेकेंडरी सक्सेशन का हो। बात समझने का बात करो तुम लोग। तो फॉरेस्ट तुम काट के प्लांट रोप रहे हो और बोले हो कंपनसेट करना, ये गलत है, क्योंकि प्लांटेशन से वो इकोसिस्टम सर्विस नहीं मिलेगा जो फॉरेस्ट से मिलता है आपको, समझ गए ना। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी IODCL, PGCI, NTPC, ऑल इंडिया वो ऑलरेडी तुम्हारा रजिस्टर कर चुका है कि हम करेंगे इन्वेस्ट इसमें। तो इसे देखो, इसको बैड लैंड दिया जाएगा, इसको बोला जाएगा करो भाई, ये अपना प्लांटेशन करेगा, जब इसको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा तो ये क्या बोलेगा कि हमारा जो वहाँ का प्रोजेक्ट था उसके साथ कंपनसेट कर लीजिए, तो इससे तो डिफॉरेस्टेशन और होगा। ये प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा समस्या है। आगे देखो यहाँ पे, तो यहाँ से क्रिटिक्स लोग ना 3 चीज़ को लेके परेशान है। फर्स्ट क्या है कि इससे वही फॉरेस्ट डाइवर्जन रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से हो जाएगा, कि वही बात है वो दिखा देगा ना, वो देखो लिखा गया ना कि फॉर अफोरेस्टेशन कंपनीज कैन एक्सचेंज दैट क्रेडिट फॉर कंप्लाइंग विद कंपल्सरी अफोरेस्टेशन, यानी कि कभी भी कोई भी कॉर्पोरेट किसी भी फॉरेस्ट काट के मान लो माइनिंग एक्टिविटी कर रहा है, मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, तो पहले के नियम में क्या था कि उसको कैंपा फंड में पैसा देना पड़ता था, इतना इतना पैसा दे दिए। मान लो कि एक जगह क्या किया, जंगल काट दिए पूरी तरीके से और वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रहा है, कोई कॉर्पोरेट कर रहा है, कोई प्राइवेट प्लेयर कर रहा है लेट्स, तो उसको 100 करोड़ जो भी पैसा उसको देना पड़ेगा, कैंपा फंड में जमा होगा, वो फंड से फिर दूसरी जगह पे होगा, मगर दूसरी जगह पे भी होगा तो फॉरेस्ट तो बनने वाला है नहीं। हालांकि वहाँ पे भी नुकसान है, मगर डेवलपमेंट को बैलेंस करने के लिए कर रहे थे, अभी तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी क्या करेगा, ग्रीन क्रेडिट के हिसाब से बोलेगा देखो कंपनसेट हो गया, तो एक तो पहले वाला जो कैंपा फंड था वो भी बर्बाद हो जाएगा, और अभी भी एक तरह से आंख में धूल झोंकने वाला चीज़ हो जाएगा। अब क्या भरोसा ग्रीन क्रेडिट कितना क्रेडिबिलिटी है उसका,
किस हिसाब से ICFR किस हिसाब से मेथोडोलॉजी यूज़ करती है, क्या भरोसा सरकार का ही संस्था तुम्हारा डिफॉरेस्टेशन कर रहा हो तो प्रॉब्लम तो होगा। और फॉरेस्ट को काटने का मतलब जो फॉरेस्ट डेवलपर्स है उसका क्या होगा, फिर प्रॉब्लम है। इसलिए क्रिटिक्स लोग बोल रहे हैं कि ये जो आप जो कंपनसेट करवा रहे हो अपना क्रेडिट का इसके साथ कंपनसेटरी ऑफर, ये ठीक नहीं है, समझे। इससे तो आराम से फॉरेस्ट सब डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दूसरा देखो बहुत अच्छा लिखा गया, ट्रीज प्लांट करना, इससे कोई इकोसिस्टम नहीं बनता। फॉरेस्ट इज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, समझे। इंडिया में देखो 200 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, हाँ, कहीं ग्रासलैंड है, कहीं श्रब्स है, अलग अलग है। अब तुम खाली प्लांट करोगे, हो सकता है इन्वेजिव स्पीसीज आ जाए वहाँ पे, हो सकता है पूरा जो इकोसिस्टम है बर्बाद हो जाए, है ना। आप करोगे भी तो मोनोकल्चर ही प्रमोट करोगे, एक ही टाइप का ट्रीज प्रमोट करोगे। फॉरेस्ट में तो बहुत तरह का डाइवर्सिटी रहता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरी बात है लिंकिंग विथ कार्बन ट्रेडिंग। आप कार्बन ट्रेडिंग के साथ लिंक करोगे, क्या आपका मेथोडोलॉजी रहेगा, क्या आपका तरीका रहेगा, कितना ICFR कितना देगा, कौन तरीका है, वो भी एक सवालिया निशान है। आगे देखो, तो अब देखो प्रेशर हुआ एक्टिविस्ट लोग का, तो गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन क्या आया है। तो गवर्नमेंट ने बोला है ये चीज़ कि देखिए ऐसा है, कंपनसेशन होगा, पार्ट ऑफ कंपनसेशन होगा, पूरा कंप्लीट कंपनसेशन नहीं। कैंपा फंड भी जारी रहेंगे, अब थोड़ा सा हिस्सा कंपनसेट करेंगे, नंबर 1, समझे, ये बोला है सरकार ने। और मिनिस्ट्री ने कहा है कि देखिए जो पहले हम बोले थे कि आप 1100 ट्रीज पर हेक्टेयर आप वो कर सकते हो, अब ये चीज़ हम स्टेट को दे रहे हैं कि स्टेट डिसाइड करेगा कितना ट्रीज लगाना है, क्या करना है। पहले जारी किया, देखो मिनिस्ट्री हैज़ ट्वीक्ड इन अर्ली रिक्वायरमेंट देयर हैज़ बीन, पहले मिनिस्ट्री ने क्या बोला था, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, कम से कम लगभग 1000 ट्रीज होने चाहिए। अब बोल रहे हैं कि अब हम ये परिवर्तन कर रहे हैं, ये रूल्स और रेगुलेशन अब स्टेट जानेगा, स्टेट बनाएगा इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन। हाँ, यहाँ पे इंडिजिनस स्पीसीज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। देखो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे मिनिस्ट्री ये तय करेगा कि श्रब्स और ग्रासेस का क्या ग्रीन क्रेडिट होना चाहिए, सवाल ये भी है। तो ग्रीन क्रेडिट का जो मैथोलॉजी है, एक तो ऐसे ही बाहर का डेवलप कंट्री हम पे सवाल उठाता है, डेवलपिंग कंट्री पे, कि भाई तुम लोग किस हिसाब से ग्रीन क्रेडिट बनाता है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बहुत लो है डेवलपिंग कंट्री सबका। और ये ICFR किस तरह बनाएगा ग्रीन क्रेडिट, जैसे मान लो कि ट्रीज है तो सर्ब्स भी होगा, ग्रास भी होगा, उसका कैसे ग्रीन क्रेडिट बनाएगा, उसका क्या तरीका है, तो अभी क्लेरिफाई नहीं किया है। और दूसरी बात है कि ये भी बोल दिया है, वही जो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, कि मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि देखिए जो ग्रीन क्रेडिट मिलेगा कंपनी सबको, कॉर्पोरेट सबको, तो उससे पूरी तरीके से कंपनसेट नहीं होगा, उसका पार्ट कंपनसेट होगा, यानी कि हल्का सा, और भी कैंपा फंड में जमा हो गया, और भी उसको बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मगर फिर भी क्रिटिक्स को लग रहा है कि इससे ब्लंडर हो जाएगा, इससे गलत हो सकता। और जो अभी भले ही लोगों को लगे कि ये एफोरेस्टेशन प्रोसेस है, इससे डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा, तो ये तो उद्देश्य नहीं था इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का। बात समझे, कंप्लीटेड।